तो दोस्तों, आज की कक्षा को शुरू करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो रहना है सिद्ध साहित्य। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो इसको शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, हिंदी मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के लिए कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और कुछ अलग ही प्रश्न है जो सभी क्लासों में कोई टीचर नहीं कराता है, पर मैं बिल्कुल अलग से लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो मेरा कहने मतलब है कि सभी टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, क्लास को पॉज करेंगे, आंसर का उत्तर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं भी आपके साथ ही तैयारी करने वाला हूँ, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहा हूँ साथियों। तो दोस्तों, कैसी लगती है क्लास आपको, वो कमेंट में ज़रूर बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ हम पहले ही प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया उसे क्या कहा गया। प्रश्न एक बार पुनः सुने कि बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया उसे क्या कहा गया। तो आपने उत्तर देना है। क्या सिद्ध साहित्य कहलाया, रासो साहित्य कहलाया, या बौद्ध साहित्य कहलाया, या फिर नाथ साहित्य कहलाया। तो दोस्तों, ये जो है वो सिद्ध साहित्य कहलाया। इसी के साथ इसका उत्तर ए आएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न दो कि वे लोग जो बिहार से लेकर आसाम तक फैल गए थे क्या कहलाए। तो आपने बताना है कि वे कौन से लोग थे जो बिहार से लेकर आसाम तक अपने धर्म प्रचार के लिए फैले थे। तो कौन है, क्या नाथपंथी थे, या फिर जैनी थे, या फिर रास रास ग्रंथ लिखने वाले रासों के प्रचारक थे, या फिर सिद्ध थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो डी रहने वाला है। तो साथियों, इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आपने बताना है कि सिद्धों की संख्या क्या 12 मानी जाती है, या फिर 63 मानी जाती है, या फिर 9 मानी जाती है, या 84 मानी जाती है। तो आपके हिसाब से क्या उत्तर रहने वाला है। तो क्या है, 9 तो नाथ है, ठीक है। 63 नैनार है, ठीक है। उसके बाद 12 आलवार है, ठीक है। तो इसी के साथ इसका जो उत्तर है वो दोस्तों रहने वाला है 84। यानी कि 84 जो सिद्ध थे वो 84 थे। और इसी के साथ हम प्रश्न 4 पे चलेंगे। सिद्धों में प्रसिद्ध कवि कौन कहलाए हैं। तो आपने बताना है कि सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध कवि कौन कहलाए हैं। तो क्या सहरप्पा कहलाए हैं, या लुइपा कहलाए हैं, और या फिर डोंगिकपा और कोनिपा कहलाए हैं, और या फिर आपने बताना है क्या कुकरिपा और ये सभी हैं। तो इसका उत्तर जो है वो दोस्तों डी ठहरेगा। यानी कि ये सभी जो है वो सिद्ध साहित्य के बहुत ही बड़े विद्वान और जो कवि रहे हैं। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5 संख्या कि सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में आदरपूर्वक क्या लगाते थे, कौन से शब्द का प्रयोग करते थे। तो आपने बताना है कि सिद्ध अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे। तो नाम के पीछे क्या ना शब्द लगाते थे, या सूरी शब्द लगाते थे, या पा शब्द लगाते थे, और या फिर गा शब्द लगाते थे। तो इसका जो उत्तर है वो दोस्तों रहने वाला है सी, यानी कि पा शब्द लगाते थे। जैसे सरहप्पा, कणप्पा, लुईपा, डोंगीपा, कणप्पा, है ना। तो इस प्रकार हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि सिद्धों के अड्डे को क्या कहा कहाँ माने जाते हैं। जो सिद्धों के अड्डे हैं वो दोस्तों आपने बताना है कि कहाँ माने जाते हैं। क्या आसाम में हैं उनके अड्डे, क्या फिर राजस्थान में माने जाते हैं, या फिर उनके अड्डे नालंदा और तक्षशिला बिहार में माने जाते हैं, और या फिर गुजरात में माने जाते हैं। तो इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो रहने वाला है दोस्तों सी। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। इनका जो सिद्धों के जो अड्डे हैं वो नालंदा और तक्षशिला बिहार में माने जाते हैं। इसी के साथ हम ये जो है इसके बाद क्या हुआ भाई, ये लोग बाद में लोग भोट मतलब तिब्बत चले गए, चाइना में ना। तो इसी के साथ जो सब प्रश्न 7 है उसकी प्रश्न है कि इनकी रचनाओं का संग्रह महा महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 में बांग्ला भाषा में किया। तो आपने बताना है कि किसकी रचना है, किनके साहित्य को जो है इन्होंने जो लिखा है। तो इनकी जो रचनाओं है उसको किस संग्रह महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 1917 में बांग्ला भाषा में संकलन किया है। तो आपने बताना है का चर्यापद की नाम का रचना का नाम है क्या, या बोधिचर्यावतार है, या फिर आप बताएंगे कि बोध गान और दोहा है, या चर्या गीतिका है। तो इसी के साथ जो उत्तर है वो सी रहने वाला है।
तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला ही जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो आपने बताना है सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो क्या सरप्पा है, सरप्पा जी है, या फिर लुइपा और शबरपा है, और या फिर डोंगीपा और कणप्पा है, या कुकरेपा है? तो इसका जो ए उत्तर ठहरेगा, तो दोस्तों सबसे पहले ए उत्तर है इसका, यानी कि सबसे पुराने जो है सरप्पा या सरपाद है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला जो प्रश्न है 9, कि वज्रयान का केंद्र कहाँ पे माना जाता है? तो वज्रयान का केंद्र आपने बताना है कि बिप्सीग्राम दरभंगा में माना जाता है, या सोमपुरी बिहार में माना जाता है, या फिर श्रीपति मंदिर श्रीपति पर्वत माना जाता है, श्री पर्वत माना जाता है, या सम्राट राजस्थान माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर रहने वाला है वो सी रहने वाला है। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो ये है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, कि सहज यानियों की भाषा को क्या कहा जाता है? तो सहज यानियों की भाषा बताना है कि क्या कहा जाता है। तो सहज यानियों की भाषा क्या संदूकड़ी कहा जाता है, या फिर पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, या संधा या संध्या भाषा कहा जाता है, या फिर बिहारी हिंदी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो सी रहने वाला है। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, तो वो है कि तिलोपा सरप्पा कणप्पा के दोहे किस रचना में संग्रहित किए गए हैं? तो आपने बताना है कि तिलोपा सरप्पा कणप्पा के दोहे किस किताब में या पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो आपने उत्तर देना है, क्या दोहा कोश है ये, या फिर वर्ण रत्नाकर है, या फिर डोंगीपा की टीका है, या फिर योगचर्या है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो ए रहने वाला है। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्लास थोड़ी स्पीड चल रही है, पर सभी ने उत्तर देते हुए क्लास को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम बात करेंगे 84 सिद्धों में से सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो आपने बताना है कि सबसे ऊंचा स्थान 84 सिद्धों में किसका माना जाता है? क्या सबरपा का है, क्या फिर लुइपा का है, और या फिर कणहप्पा और डोंगीपा है, या कुकरीपा और शबरपा है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो बी रहने वाला है, यानी कि जो सब लुइपा जी है वो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। और इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 13 पर चलेंगे कि शबरपा किसके गुरु हैं? तो ध्यान देना है कि शबरपा किसके गुरु हैं। तो ये आपने देखना है कि गुरु किसके हैं, सरप्पा के हैं, या फिर लुइपा के हैं, या डोंगीपा के हैं, या कणप्पा के हैं? तो इसका जो उत्तर है वो ए है, यानी कि ये शबरपा के गुरु माने जाते हैं। शबरपा जो है वो सरहप्पा के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, सबरप्पा जो है सरहप्पा के गुरु माने जाते हैं। तो इसमें उत्तर ये था कि सबरप्पा जो है सरहप्पा के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लुइपा के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। कवियों की सही सुमेलित बनाना है आपने। तो आपने देना है कि सरहप्पा का समय क्या क्या है, सबरप्पा का क्या है, लुइपा का क्या है, और कणप्पा का क्या है? तो हम अभी इसको मैच करते हैं दोस्तों। तो जो है ए का जो मैच है वो सी के साथ जाएगा दोस्तों, मतलब 769 है इनका समय। इसी के साथ दोस्तों हम सबरपा को देखते हैं। तो सबरपा जो है वो 780 है इनका समय। और इसी के साथ लुइपा को देखते हैं। तो लुइपा का जो समय है 773 है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों कणप्पा जो है, कणप्पा का समय जो माना जाता है वो माना जाता है 820। तो इसी के साथ हम मिलाएंगे तो क्या है, एक ही आंसर है, यानी कि कै का गो, क का के तो इसमें भी नहीं है, और कै का के इसमें भी नहीं है, कै का के इसमें भी नहीं है, और कै का के इसमें है दोस्तों। तो इस प्रकार आंसर इसका जो है वो फोर्थ रहने वाला है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, शबरपा की रचना बतानी है आपने, क्या क्या कौन सी है? तो शबरपा की रचना क्या है? चार्यपद है, चर्यापद, या महामुद्रा, वज्र गीतिका, और या फिर अ, वज्र योगिनी योगिनी साधना? तो ये कौन सी इनकी सभी रचनाएं हैं भाई? ठीक है, इसी के साथ तो ये नहीं है आपके काम का। ये पुरानी क्लास करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त हो रही है। तो दोस्तों आपको कक्षा कैसी लगी? तो आपने ये पक्का बताना है कि आपको कक्षा का कैसा लगा। अगर कक्षा अच्छी रही तो आप दोस्तों कक्षा को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और
कमेंट पक्का देना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों आज ये कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।